बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों नंबर पैटर्न्स पढ़ना शुरू किया था। ठीक है। अब नंबर पैटर्न्स में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो पैटर्न का इंक्रीज है या डिक्रीज है वो सेम नंबर से हो रहा है। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग nth टर्म किस तरह निकालते हैं। nth टर्म का हमारे पास एक फॉर्मूला है a+n-1 d, जिसमें A stands for the first term, n is the number of terms and D is the common difference। कॉमन डिफरेंस हम किस तरह निकालते थे, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। किसी भी टर्म को उसकी पिछली टर्म से आप माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप 13 - 10 करो या 10 - 7 करो या 7 - 4 करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। और फिर डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ऑफ द nth टर्म। फिर इसके पार्ट बी और सी भी थे जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक थी हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस ना हो, आपके पैटर्न में जो डिफरेंस आ रहा हो वो अलग नंबर्स का आ रहा हो, तो हमारे पास तीन तरह की फैमिलीज हैं: स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स और ट्राइंगल नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर को स्क्वायर करके आंसर है, इनका nth टर्म होता है n²। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम क्यूब करके आंसर ला रहे होते हैं, इसका nth टर्म होता है n³। और ट्राइंगल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जो है कॉमन डिफरेंस इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ 2 था, यहाँ 3, फिर यहाँ 4 हो गया था, यहाँ 5 और फिर आगे जाके 6 हो रहा होगा। तो इसका nth टर्म क्या है हमारे पास, 1/2n × n+1। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन पेपर में अगर हमारे पास सवाल है जिसमें 1 से शुरू ना हो रहा हो तो उसका क्या मतलब है, या तो शिफ्ट फॉरवर्ड होगा या तो शिफ्ट बैकवर्ड होगा। शिफ्ट फॉरवर्ड का क्या मतलब है, आगे से शुरू हो रहा होगा। और शिफ्ट बैकवर्ड का क्या मतलब है, पीछे से शुरू हो रहा होगा। तो हमने शिफ्ट फॉरवर्ड की भी सारी एग्जांपल्स करी थी, जिसमें अगर आगे से शुरू होगा तो प्लस हो रहा होगा, और अगर पीछे से शुरू हो रहा होगा तो माइनस हो रहा होगा। और मैंने आप लोगों को एक पॉइंट भी लिखाया था कि आपका पैटर्न कभी भी नेगेटिव से शुरू नहीं होगा, हमेशा या तो जीरो से शुरू होगा या उसके आगे से शुरू होगा। ठीक है। और फिर ट्राइंगल नंबर्स में भी हमने शिफ्ट फॉरवर्ड की भी एग्जांपल देखी थी और शिफ्ट बैकवर्ड की भी एग्जांपल देखी थी। अब हम हर चीज़ तो याद नहीं कर सकते ना, हमें सिर्फ याद क्या रखना है, ट्राइंगल ट्राइंगल नंबर्स का nth टर्म का फॉर्मूला ये गिवन है, ये हमें याद होना चाहिए। स्क्वायर नंबर्स का n² है और क्यूब नंबर्स का n³ है। अगर शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा है तो n की जगह n+1 या n+2 आ रहा होगा, और अगर शिफ्ट बैकवर्ड हो रहा है तो n-1 आ रहा होगा। तो आप इनको सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। हर चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब पेपर में कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है। हमने कौन से वाले याद करें, जो 1 से शुरू हो रहे हैं। और फिर एक आखिरी चीज़, अगर कोई नंबर ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो, ना स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स का हो, तो क्या होगा। अब हमें आज वो देखना है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। इफ द सीक्वेंस इज नीदर नॉर, देन वी विल यूज अगर एक सीक्वेंस या पैटर्न जो है वो ना अर्थमेटिक है, ना ही वो स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स हैं, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वर्टिकल पैटर्न। अब वर्टिकल पैटर्न का क्या मतलब है, पहले मैं इसकी एक एग्जांपल बना लेता हूँ और फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। एक क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे।
बच्चों आप लोग भी साथ साथ कॉपी कर लो, तब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक सवाल है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ क्या है कि अगर एक सीक्वेंस अर्थमेटिक नहीं होगी तो वो स्क्वायर, और वो स्क्वायर, क्यूब और ट्रायंगल नंबर्स में भी नहीं है, तो हम एक वर्टिकल पैटर्न यूज करेंगे। अब हम ये सवाल देखते हैं। हमारे पास पांच टर्म्स दी हुई हैं, पांच पैटर्न्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है। हमें बोला हुआ है पार्ट ए में कि फिल वैल्यूज फॉर फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, और पार्ट बी में बोला है फाइंड nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। सबके फिफ्थ और सिक्स टर्म बताने, और सबकी nth टर्म भी बतानी है। ठीक है। तो पहले हम लोग टर्म ए की बात करते हैं। टर्म ए में हमें दिया हुआ है 4 7 10 13। बच्चों फिफ्थ टर्म क्या होगी? वेरी गुड, थ्री का डिफरेंस आ रहा है, तो 13 के बाद आ रहा होगा 16। और इसी तरह सिक्स टर्म क्या होगी भाई? सिक्स टर्म होगी 19। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है इसका nth टर्म क्या होगा? इस सीक्वेंस का nth टर्म हम लोग कैसे बताएंगे? अब अगर हमें nth टर्म बताना है बच्चों, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। थ्री का डिफरेंस आ रहा है कॉमन। तो हमें पता है जब भी कॉमन डिफरेंस आएगा तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है? a+n-1 डी, जिसमें a फर्स्ट टर्म होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि एज इट इज रहेगा, और d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, और डिफरेंस हमारे पास 3 का आ रहा है। तो 4 + n-1, डिफरेंस होगा 3। 3 × n इज 3n, 3 × -1 इज -3, 4 - 3 इज 1। तो आंसर क्या आ गया? 1 + 3n। ये हम लोग लास्ट क्लास में अपनी एग्जाम्पल में भी कर चुके थे। तो पहले टर्म ए जो है उसका हमने फिफ्थ और सिक्स टर्म भी निकाल लिया, और उसकी nth टर्म भी क्या आ रही है? 1 + 3n। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारे आंसर्स हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं टर्म बी के ऊपर। टर्म बी में हमें पहला नंबर दिया हुआ है 1, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है। क्या कोई मुझे फिफ्थ टर्म बता सकता है? 16 के बाद क्या आ रहा होगा? वेरी गुड, 25। और 25 के बाद 36। ये आंसर्स किस तरह आए भाई? ये हमारे पास थे स्क्वायर नंबर्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब मैंने आप लोग को बताया था कि स्क्वायर नंबर्स का nth टर्म क्या होता है। आप लोग मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं, स्क्वायर नंबर्स का nth टर्म क्या होगा? स्क्वायर नंबर्स का nth टर्म क्या होगा?
वेरी गुड, स्क्वायर नंबर्स का nth टर्म होगा n स्क्वायर। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। बात पूछ रहा है हाउ डज इट 1+। बेटा ये बात यहाँ पे मैंने बताया तो सही कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस आ रहा था ना, जो पैटर्न ए है आपका उसमें डिफरेंस कॉमन था, 4 7 10 13, कॉमन डिफरेंस था 3 का। तो जब भी कॉमन डिफरेंस होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, a+n-1d। मैंने यही फॉर्मूला लिखा था, और फिर a की जगह मैंने फर्स्ट टर्म सब्स्टिट्यूट कर दी जो कि 4 थी, और डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस 3 आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1+3n। दूसरा हमारे पास आ गया n स्क्वायर। अब तीसरी बात है भाई, सी में हमें दिया हुआ है पैटर्न सी में 0, फिर 2, फिर 6 और फिर 12। क्या कोई मुझे फिफ्थ और सिक्स टर्म बता सकता है इसका? फिफ्थ टर्म अतिका बोलिए 20 सही है, और सिक्स टर्म 30। अच्छा वैसे फिफ्थ और सिक्स टर्म बताना आसान इसमें इस तरह था कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4 का, यहाँ हुआ 6 का, तो आगे 8 का होना चाहिए था। 12 + 8 होता है 20, और फिर 10 का होना चाहिए था, तो 20 + 10 = 30। अब ये तो आप लोग ने मुझे यहाँ से देख के बता दिया। अब क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस पैटर्न का nth टर्म क्या होगा? 0 2 6 12 20 30, इसका nth टर्म बता दो भाई मुझे। नहीं समझ आ रहा होगा nth टर्म। अब इसमें आप लोगों को nth टर्म समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका कोई nth टर्म याद करने का तरीका नहीं है। अब मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट दिखाया था कि ये चीज़ जो सीक्वेंस है, जो हमारे पास ये सीक्वेंस दी हुई है सी की, ना तो ये अर्थमेटिक है और ना ही ये स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स हैं। तो अब हमें देखना होगा वर्टिकल पैटर्न। अब वर्टिकल क्या होता है भाई? वर्टिकल मतलब स्ट्रेट इस तरह हमें कोई पैटर्न निकालना पड़ेगा। अब वो पैटर्न किस तरह आ रहा होगा देखते हैं। क्या आप लोगों को कोई वर्टिकल पैटर्न नजर आ रहा है? मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर मैं 1 - 1 करता हूँ तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं 4 - 2 करता हूँ तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं 9 - 3 करता हूँ तो आंसर 6 आएगा। अगर मैं 16 - 4 करता हूँ तो 12 आएगा। 25 - 5 20, और 36 - 6 30। तो ये देखो ये एक वर्टिकल पैटर्न बन रहा है। तो अगर मुझे इसका nth टर्म बताना पड़ेगा तो मैं इस वाले का nth टर्म लेके इस वाले से माइनस कर लूंगा। तो इसका nth टर्म क्या बन जाएगा बच्चों? n² - n। ठीक है। इस पूरे टॉपिक में ये चीज़ है जिसमें बच्चे थोड़ा फंसते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें देखना था कि यहाँ पे ये नंबर्स जो हैं वो अर्थमेटिक भी नहीं है, और ये नंबर्स स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स भी नहीं है। तो इस केस में अब हमें क्या करना था, हमें देखना था कोई वर्टिकल पैटर्न। तो मैंने ऊपर पैटर्न देखा तो मैंने नोटिस किया कि जब मैं टर्म बी को टर्म से माइनस कर रहा हूँ तो टर्म सी का आंसर आ रहा है। 1 - 1 4 - 2 9 - 3 16 - 4, उससे मेरे पास आंसर आ रहे थे। तो मेरे पास बी का जो nth टर्म था n स्क्वायर, उसको मैंने n से माइनस करके यहाँ लिख दिया। तो ये इसका nth टर्म बन गया। बात समझ आई बच्चों? मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, और आप लोग मुझे बताओ कि डी में क्या पैटर्न बन रहा है। डी में कौन सा वर्टिकल पैटर्न बन रहा है? डी में हमें दिया हुआ है 4 28 90 और 208। क्या पैटर्न बन रहा है, जरा ऊपर से देख के बताओ आप लोग।
वेरी गुड इबाद। यहाँ पे टर्म ए और टर्म बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टर्म डी का आंसर आ रहा है। 4 × 1 4, 7 × 4 28, 10 × 9 90, 13 × 16 208। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, 16 × 25, तो ये आ जाएगा 400। और फिर 19 × 36, ये कितना आता है भाई? 19 × 36 कितना होता है बच्चों? कोई बता दे जल्दी से। 684 होता है मेरे ख्याल से। कोई बच्चा कंफर्म कर दे। 19 × 36। 684 ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 + 3n और n² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका nth टर्म बन जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 + 3n मल्टीप्लाई बाय n²। आंसर आ गया भाई। ठीक है। और अब टर्म ई में क्या पैटर्न बन रहा है? टर्म ई में क्या पैटर्न बन रहा है? देख के बताएं जरा, टर्म ई में क्या पैटर्न बन रहा है? नहीं समझ आ रहा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है। वेरी गुड गुड़िया, वेरी गुड बेटा। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है। ट्वाइस है इसका। तो यहाँ 25 है तो यहाँ क्या होगा, 50। और यहाँ 36 है तो यहाँ क्या होगा, 72। तो यहाँ n² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n²। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो बच्चों नंबर पैटर्न्स में हमारे पास यही है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a + n - 1 d से हम लोग आंसर्स निकालेंगे। वरना क्या होगा, स्क्वायर क्यूब या ट्राइंगल नंबर्स। स्क्वायर क्यूब या ट्राइंगल नंबर्स अगर 1 से शुरू हो रहे हैं तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, n²n³ और हाफ n × n+1। अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो रहा है तो n की जगह हम लोग n+1 या n - 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। और अगर स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स भी नहीं है और प्रोग्रेशन आपकी सीक्वेंस जो है वो आपकी अर्थमेटिक भी नहीं है, तो आप लोग क्या यूज कर रहे, आप लोग यूज कर रहे वर्टिकल पैटर्न्स, जो हमने इस सवाल में करके देख लिए। ठीक है। वर्टिकल पैटर्न बेटा कोई ना कोई सवाल में दिया हुआ होता है, उसको आपको कैच करना होगा। वो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग इंप्रूव कर जाओगे इस चीज में। ठीक है। तो अब मैं आपको नंबर पैटर्न की एक शॉर्ट समरी लिख देता हूँ। समरी क्या है भाई हमारे पास? नंबर पैटर्न में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1, चेक फॉर अर्थमेटिक। सबसे पहले आप लोग चेक करो कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, इफ नॉट अर्थमेटिक, कॉमा, देन चेक फॉर स्क्वायर क्यूब या फिर
ट्राइंगल नंबर्स। स्टेप 3 क्या है? इफ नीदर अर्थमेटिक नॉर स्क्वायर क्यूब देन चेक वर्टिकल पैटर्न। ठीक है। क्या लिखा हुआ है भाई? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अर्थमेटिक है या नहीं है। किस तरह चेक होगा? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर अर्थमेटिक नहीं होगा तो हम जाएंगे स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर्स पे। अब हम देखेंगे इन ये तीन है या नहीं है, और इसमें शिफ्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड या बैकवर्ड तो नहीं हो रहा, ये भी हमें चेक करना होगा। ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप क्या है कि अगर अर्थमेटिक भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है और ट्राइंगल भी नहीं है, तो फिर हम लोग वर्टिकल पैटर्न की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये लाजमी ये बात अप्लाई करना कि अगर आपके पास टेबल बना हुआ नहीं आ रहा, इफ नो टेबल गिवन इन द क्वेश्चन, मेक योर ओन टेबल। मेक योर ओन टेबल। ठीक है। अगर आपके पास सवाल में एक टेबल नहीं बना हुआ इस तरह का, तो आप ये टेबल खुद से बना लेना, ताकि आप लोग वर्टिकल पैटर्न कैच कर पाओ। एग्जामिनर आपको मुश्किल पैटर्न्स दे देगा, ठीक है, और टेबल भी नहीं बना के देगा। आपको टेबल भी खुद से बनाना ही है ताकि आप पैटर्न पकड़ सको। ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो चुका है। क्या किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई मसला है? बेटा सब रिप्लाई कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। बेटा जैसे मैंने ये सवाल में जो ये ब्लैक से नंबर्स लिखे हुए थे, ये गिवन है, ठीक है ना? ब्लू वाले हमने खुद से निकाले। तो इस तरह कोई ना कोई नंबर्स तो दिए हुए होंगे ना? क्लियर? ठीक है। बेटा सब रिप्लाई कर दें। सफ़ान बेटा मुझे क्लास के बाद मैसेज करना व्हाट्सएप पे। ठीक है। चलो कुछ पास पेपर के सवाल भी देख लेते हैं। बेटा मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जरा ये सवाल पढ़ो और ट्राई करो आप लोग। ये सवाल आप लोग पढ़ के ट्राई करो। मैं ये 5 मिनट बाद सॉल्व करूंगा। चलें अब पास पेपर्स की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। क्या लिखा हुआ है? द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 आर रिटन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ग्रिड एज शोन इन द डायग्राम। देर आर 4 नंबर्स इन ईच रिंग। पहली रिंग में 4 हैं, दूसरी में 4 हैं, तीसरी में 4 हैं। ठीक है। फर्स्ट रिंग के नंबर्स दिए हुए, सेकंड के दिए हुए। फॉलो अप इन द सेम वे। राइट डाउन द नंबर्स इन द फोर्थ रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों यहाँ क्या आ रहा होगा? यहाँ पे आ रहा होगा 14, 15 और 16। एक मार्क आप लोगों को मिल गया फ्री में। पार्ट बी बोल रहा है राइट डाउन द लार्जेस्ट नंबर इन द टेंथ रिंग। फर्स्ट रिंग का लार्जेस्ट नंबर है 4, सेकेंड रिंग का लार्जेस्ट नंबर है 8, थर्ड का है 12, फोर्थ का है 16। बेटा टेंथ का क्या होगा? बेसिकली 4 का टेबल चल रहा है ना, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। हमसे टेंथ का मांग रहा है तो 4 10 जार 40। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 4 × 10 विच इज 40। आंसर्स आ गए।
2 मार्क मिल गए भाई। पार्ट सी की तरफ आते हैं। द सम ऑफ द फोर नंबर्स इन द nth रिंग वेर n इज 1 2 और 3 इज गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फोर। पहली रिंग का सम करके दिया हुआ है, दूसरी का दिया हुआ है, तीसरी करके दिया है, बोला चौथी का सम खुद कर लो। तो 13 + 14 + 15 + 16 कितना होता है भाई? 27, 42 और ये हो जाएगा आपका 58। चारों को प्लस किया, आंसर आ गया। ठीक है। सम लिखा हुआ था ना। पहले 3 पार्ट हो गए। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या बोल रहे हैं हमें? फाइंड इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर फॉर सम ऑफ आर। इस सम का हमें एक एक्सप्रेशन बताना है। अब हमें एक्सप्रेशन बताने से पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है ये अर्थमेटिक है या नहीं है। अर्थमेटिक का क्या मतलब है? इनका डिफरेंस होगा सेम। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 16। यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16 है, मतलब ये है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक है, हम लोग क्या लिख देंगे भाई? a + n - 1 d, जो फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे हमें बोला हुआ है इन टर्म्स ऑफ आर बोला हुआ है ना, तो n की जगह आ रहा होगा आर। फर्स्ट टर्म आ जाएगा 10, ये आ गया 10 प्लस, हमें आंसर आर की टर्म्स में देना है, तो n की जगह हम लिख देंगे r - 1। और डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 26 - 10 = 16। r × 16 is 16r, -1 × 16 is -16। 10 - 16 जो है वो होता है -6। तो ये आ गया मेरा आंसर 16r - 6। पार्ट 2 का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, ये आर जो है ना, बेसिकली वो रिंग की बात कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे एन दिया हुआ था रिंग्स में, तो यहाँ पे सम ऑफ एन लिखा हुआ था। अब हमें बोला है आर बताओ और सम ऑफ आर बताओ, तो हमने क्या करा, बस एन की जगह हमने आर लिख दिया। ठीक है। पार्ट 3 में पूछ रहा है अब, इन विच रिंग इज द सम ऑफ द फोर नंबर्स इक्वल टू 1018। कौन सी रिंग में जाके सम जो है वो 1018 हो जाएगा? तो हमें हमारी रिंग का एक्सप्रेशन पता है 16r - 6। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे 1018 के। तो आर की जो वैल्यू होगी वो रिंग होगी ना हमारी। सर बेटा, आर रिप्रेजेंट्स रिंग ना। फर्स्ट रिंग में सम 10 था, सेकंड रिंग में 26, थर्ड रिंग में 42, फोर्थ रिंग में 58। तो ये आर रिंग का हमने एक्सप्रेशन बना लिया। और अब हम निकाल रहे हैं कि कौन सी रिंग में सम 1018 होगा। तो हमने ये इक्वल कर दिए। अब ये 6 क्या माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 16r = 1024। फिर r क्या हो जाएगा? 1024/16। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 1024 ÷ 16। क्या आंसर आ रहा है? बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 64। तो 64th रिंग में जाके आपका सम जो है वो 1018 हो जाएगा। तो आप देखो बच्चों, इस सवाल के आपको 6 मार्क्स मिल गए। ठीक है। और लास्ट पार्ट री एक्सप्लेन। बेटा पार्ट 2 में जो है आपका एक्सप्रेशन आया था 16r - 6। ये आपके पास सम का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब एग्जामिनर पूछ रहा था कौन से रिंग में जाके आपका सम 1018 होगा। तो आपने अपने इस एक्सप्रेशन को 1018 से इक्वेट किया, तो आपको पता चल गया कि आपका जो है 64th रिंग में जाके सम 1018 हो जाएगा। ठीक है। नहीं ना बेटा, देखो मैंने आपको एक सबसे पहली क्लास में एग्जाम्पल कराई थी। अगर आपको बोलता है एग्जामिनर ये कि 55th रिंग का सम बताओ, तो आप रिंग की जगह डालते ना। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको आंसर बताया हुआ है, रिंग नहीं बताई। आर तो रिंग है ना।
आपको एग्जामिनर ने ये तो नहीं बोला कि 1018 रिंग में क्या आंसर आ रहा होगा। एग्जामिनर बोल रहे हैं सम 1018 आएगा। सवाल को पढ़ो ना। आठ तो हमारी रिंग है। अब जो मैंने आप लोगों को सवाल कराया था क्लास के अंदर, उसमें मैंने दोनों चीज़ आपको कराई थी। मैं फिर से दिखा भी देता हूँ। जब हमारा एक्सप्रेशन बना था 3n+1, तो पार्ट वन में मैंने बोला था 58 टर्म। जब 58 टर्म मांगी गई थी, तो हमने n की जगह 50 रखा। और आपको जब आंसर बताया था 76, तो आपने इक्वल टू 76 करा था। ठीक है। ओके, आई गॉट इट। ठीक है भाई। तो ये दोनों केसेस डिफरेंट हैं, तभी मैंने वो सवाल आप लोगों को कराया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भाई, नंबर पैटर्न में जो है ना, हमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है। ठीक है। ये सवाल देखते हैं, 4 मार्क का सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 1 होगा। पैटर्न दिया हुआ है आपको। ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है। हमें बोला है राइट डाउन द एट्थ लाइन ऑफ द पैटर्न। बेटा, एट लाइन ऑफ द पैटर्न क्या होगी? ये फर्स्ट लाइन है, 1 - 0। सेकेंड लाइन में 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3। तो एट्थ लाइन में क्या होगा? 8 - 7। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 - 49 = 15। ये हमारा एट्थ लाइन का पैटर्न आ गया। ठीक है। मैं पार्ट टू भी कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो। पार्ट टू क्या बोल रहा है? फाइंड द nth लाइन ऑफ द पैटर्न। ठीक है। फर्स्ट लाइन में n1 था, सेकेंड लाइन में n2 था, थर्ड में 3, फोर में 4। तो nth लाइन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा n² माइनस, यहाँ पे एक नंबर पहले वाला आ रहा है ना, तो n - 1 का स्क्वायर। n² एज इट इज आ गया, माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमने एलजेब्रा में पढ़ा था, a² - 2ab + b²। अब माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, n² - n + 2n - 1। n² - n² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा? 2n - 1। ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है। बेटा, पहले पार्ट वन और पार्ट टू जरा समझें अच्छे से। पार्ट वन में एग्जामिनर बोला था एट लाइन का पैटर्न बताओ, तो आपने देखा फर्स्ट लाइन में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 और फोर्थ में 4 है। तो एट्थ में क्या होगा? एट में यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे इससे पहले वाला नंबर आएगा, और इसका हमने आंसर निकाल लिया। सेकंड, उसमें क्या हो रहा था? हमें दिया हुआ था n, तो पहला नंबर तो सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे भी 8 था। अब यहाँ पे n है, तो पहला तो n ही होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा? उससे एक पहला ना, 8 - 1 हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा n - 1। और इस एक्सप्रेशन को फिर मैंने सिंप्लीफाई भी कर लिया। क्या पहले दो पार्ट्स में कोई मसला है? सर, ट्रांसफॉर्मेशन कब पढ़ेंगे? बेटा, ये बात जो पढ़ा रहा हूँ अभी, आप वो तो पढ़ लो। अजीब सवाल पूछते हो यार तुम। सेकंड पार्ट री एक्सप्लेन। ठीक है। अच्छा बेटा, गौर से सुनो। अगर आप लोग को पार्ट ए समझ आ गया है ना, तो पार्ट बी बिल्कुल सेम ही है। पार्ट ए में यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा। ठीक है, पहले। और फिर 8 - 1 7 लिखा। अब यहाँ पे अगर n लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? n लिखूंगा। और n से पहले क्या आएगा? n से पहले आएगा n - 1। तो जिस तरह यहाँ पे 8 और उससे पहले नंबर आया था, उसी तरह यहाँ पे n, और n से पहले क्या आएगा? n - 1। अब n² एज इट इज आ गया। इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, a² - 2ab + b² से। और फिर ये बाहर जो माइनस साइन थी, वो तीनों से मल्टीप्लाई हो गई। और फिर ये n² - n² 0 हो गया। 2n - 1 मेरा आंसर हो गया। फिर n - 1 कैसे आया? बेटा, अगर 8 से पहले 7 आ रहा है, तो n से पहले क्या आ रहा होगा? 8 - 1 के तो 7 आया था ना, तो n - 1 ही करेंगे ना बेटा।
क्लियर है? अच्छा अब देखो बेटा, ये आपके पास एक P1 का सवाल है। अब पार्ट बी में क्या पूछ रहा है? यूज द पैटर्न टू फाइंड 340 का स्क्वायर माइनस 339 का स्क्वायर। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आपको यहां से कोई पैटर्न देखना है, तो आप देखो इन पैटर्न्स में ये आंसर किस तरह आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं, ऑड नंबर्स तो हैं लेकिन ये पैटर्न नहीं है। मतलब मुझे अगर इसका आंसर निकालना है तो मैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न देके आंसर निकालूंगा? नहीं बेटा, टू का डिफरेंस तो है लेकिन नहीं, एक और चीज़ है। वेरी गुड बात। एड द टू नंबर्स। 1 + 0 1 होता है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7। यहाँ भी आप देखो 8 + 7 15। तो 340 + 339 कितना होगा? ये हो जाएगा 679। ये आपका आंसर आ गया। और अब आप बी का पार्ट टू देख लो। द इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 701। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 701। अच्छा, अब हमें इक्वल टू 701 दिया हुआ है। अब हम कर क्या रहे होंगे? आप लोग बेटा देखो, आप लोग ने ए के पार्ट टू में इसका एक्सप्रेशन बना लिया है, 2n - 1। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ए के पार्ट टू में इसका एक्सप्रेशन बना लिया 2n - 1। और उसका आंसर कितना आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है 701। तो 2n - 1 को अगर आप 701 से इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 702, n इज इक्वल टू 351। तो आपका आंसर 701 किस तरह आ रहा होगा? 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। जो नंबर है उससे एक पहले नंबर यहाँ आ रहा था ना। तो x क्या होगा? x होगा 351 और y होगा 350। बी का पार्ट टू फिर से देख लें। आपके पास एक एक्सप्रेशन था जिसका आंसर आपको बता दिया 701। अब आपने इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी पीछे बना लिया था, तो आपने इसको इक्वेट करके n की वैल्यू निकाल ली। और हमने नोट किया है कि जो नंबर पहले आ रहा है उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? उसके बाद वाला, उससे पहले वाला। तो अगर 351 आ रहा है पहला, तो उससे पहले क्या आएगा? 350 आएगा। दोनों पे स्क्वायर होगा और इन दोनों का सम 701 ही होता है। तो x हो गया 351 और y हो गया 350। बच्चों क्या ये सवाल क्लियर है? अच्छा, अब एक बहुत बेसिक सा सवाल है, या आप लोग मुझे कर दें। बच्चों ये सवाल आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 4।
अच्छा भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? 20 दिया हुआ है, फिर 16.5, फिर 13, फिर 9.5, फिर 6। तो भाई 3.5 कम हो रहा है ना? तो 6 - 3.5 कितना होगा? 2.5। और 2.5 - 3.5 कितना हो जाएगा? -1। ये आ जाएंगे आपके नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है। फिर आपसे बोला भाई nth टर्म बताओ। अब आप लोग सबसे पहले क्या चेक करोगे? अर्थमेटिक है, बिल्कुल अर्थमेटिक है, 3 का डिफरेंस है। तो a+n - 1d, e की जगह आएगा 1, n - 1 डिफरेंस है 3, 1 + 3n - 3। 1 - 3 होता है -2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3n - 2। 2 होल 1/2 -1, 3n - 2। ये आने चाहिए थे आपके आंसर्स। गुड़िया बेटा देखो, आपने कोई सिली मिस्टेक करी है। 3n - 3 नहीं होगा, 3n - 2 होगा ना। ए भी तो है, ए को गायब कर दिया क्या? ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो बच्चे क्लास में हैं वो ग्रुप पे प्रेजेंट मार्क कर लें। ठीक है, ग्रुप पे प्रेजेंट लिख दें। और बेटा 6 - 3 होल 1/2 जो है वो 2 होल 1/2 आएगा ना। पार्ट 1 में 3.5 कम हो रहा था ना, 3 होल 1/2 कम हो रहा था। ठीक है। जो बच्चे क्लास में हैं वो ग्रुप पे प्रेजेंट लिख दें। और बेटा हुरी और सफ़ान, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। इंशाल्लाह आज रात में मैं सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा अभी। ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।